तो कल हमने जो है फॉर्मूलाज लिखना सीख लिया था, राइट? yesterday we learned about how to write the formulas by doing cross valency and then polyatomic ions के हमने valencies देखे थे, फिर क्रॉस करके कैसे होगा वो सब कुछ देख लिया था. Now the question is, why do chemicals react with each other? केमिकल रिएक्शन होता है ना, so why do chemicals react? केमिकल रिएक्शन का कारण क्या है? To become stable? Yes. Each element wants to become stable. Now this stability they get either by donating electron or by accepting electron or by sharing electron. If they are donating, they are called as cations. If they are accepting, they are known as anions. And those who are sharing, they form covalent bonds. So cations and anions जब react करते तो वो कैसे bonds बनाते हैं? Ionic bonds. Ionic strong होता है, covalent strong होता है? Ionic bonds are stronger or covalent stronger? Ionic. Very good. Right. So basically, if magnesium wants to become stable, it needs to donate 2 electrons. On the other hand, let's say calcium wants to become stable. Calcium requires 1 electron, right? So how many calcium will be there in order to gain this 2 electrons from magnesium? कितने कैल्शियम लगे? कैल्शियम नहीं, सॉरी, क्लोरीन, सॉरी. कितने क्लोरीन लगेंगे हमें मैग्नीशियम के साथ इसको एक्सेप्ट करने के लिए? 2 लगेंगे, राइट? ओके. आजकल तुम लोग समझदारी से समझ जाते हो. यार कुछ गलत भी बोलता हूँ तो क्या बोलना चाह रहा है? So this will become MgCl2. दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे. ओके, ग्रेट. So today we'll be studying about, जैसे आप हमारा समझ जाते हैं, राइट? So today we'll be studying about types of chemical reactions. अच्छा, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या फिजिकल रिएक्शंस हो रहा है, ये डिफरेंस कैसे समझ आएगा? कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो फिजिकल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल होते हैं. तो फिजिकल है या केमिकल है कैसे समझ आएगा? रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, ठीक है. एक और केमिकल वाले जो है इरिवर्सेबल होता है. हाँ हाँ, समझ गया, ये पॉइंट सबने बता दिया. और चेंज इन नेचर ऑफ सब्सटेंस. चेंज इन नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब बेसिकली अ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, ये कहना चाह रहे हो? न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन. ओके. और केमिकल प्रॉपर्टीज, अरे तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या? केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंज मतलब क्या, वही तो पूछ रहा हूँ. जैसे केमिकल चेंज में ही रिवर्सिबल आता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और क्या होता है? और क्या होता है? टेम्परेचर में चेंज आता है.
Either it is going to absorb heat and become hot, or is it is going to release heat and become cold. ठीक है ना? तो या तो absorb करेगा या तो रिलीज करेगा. absorb करते हैं तो उसको कैसा टाइप का रिएक्शन कहते हैं? What type of reaction is absorption of heat? Endothermic. And what type of reaction is releasing of heat? Exothermic. Okay. Can I say that decomposition reactions are endothermic reactions? Decomposition reactions are endothermic reactions. Can I say that? Okay. Give me one example of decomposition reaction which is exothermic, not endothermic. एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि एक्सोथर्मिक हो लेकिन एंडोथर्मिक ना हो. नॉर्मली जैसे मान लो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, ये कैसे फॉर्म हो रहा है? CaCO3 हमने हीट किया, ये हीट एब्जॉर्ब हुआ. ठीक है ना? तो इससे जो है CaO प्लस CO2 मिला, जो मोनिश ने लिखा. बट ये तो एंडोथर्मिक है. मैंने पूछा कि ऐसा एक एग्जांपल दो जो कि एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक ना हो, बट है डिकम्पोजिशन. बताओ. अगर चाय पत्ती या सब्जी का वेस्ट, ठीक है, ये सब बच जाता है, तो इसका क्या करते हैं हम? व्हाट डू वी डू विद दिस? कंपोस्ट बनाते हैं. तो ये जो कंपोस्ट बनता है, देखना कभी इसको छूकर, ये गर्म होता है. ठीक है, इससे हीट निकलती है. इट इज रिलीजिंग हीट, इट इज नॉट एब्जॉर्बिंग हीट. इससे हीट रिलीज होती है. ठीक है ना? जब ये कंपोस्ट तैयार हो जाएगा ना, तो आसपास का जो मट्टी होगा वो गर्म होगा, तो उसने जो है हीट छोड़ी होगी. तो हीट क्यों छोड़ी? और हीट छोड़ा मतलब एक्सोथर्मिक हुआ. सो बेसिकली decomposition of manure. Decomposition of manure is exothermic. Why? Because देखो, इंसानों से भी रिलेट करो. इंसान जब मर जाता है, तो इंसान के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर रहती है, जो मरने के टाइम पे अंदर ट्रैप रहती है. वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेथ. ठीक है ना? इसीलिए हम क्या करते हैं, हिंदूज जो है इनको जला देते हैं. तो हमारे बॉडी के अंदर जो हीट रहती, मतलब अंदर जो एनर्जी रहती है, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में निकल जाती है. ठीक है ना? मुसलमान, क्रिश्चियंस, ये लोग जो है ये दफना देते हैं, ये मट्टी में चली जाती है. ठीक है ना? सो उसी तरह ये जो वेजिटेबल पील्स है या जो फ्रूट के वेस्ट है, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है. देयर इज एनर्जी इन देम. सो जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये जब इनके बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इनके मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन कर रहे हैं. तो इनके बॉडी के अंदर जो हीट ट्रैप्ड है, जो एनर्जी ट्रैप्ड है, वो बाहर निकलती है हीट फॉर्म में. दैट इज व्हाई इट इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक. समझ रही बात? अगर चूल्हे पे रखकर उसको हीट कर रहे हो, वो एब्जॉर्ब हो रहा है और टूट रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है, सो दैट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जनरली एंडोथर्मिक. बिकॉज इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको चूल्हे पे रखकर हीट कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब होकर वो हीट को सह नहीं पा रहा है, टूट रहा है, तो उसके ब्रेक डाउन को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं. बट जब माइक्रोब से कोई भी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, समझ जाओ, माइक्रोब से. ठीक है, अब देखो, मैंने आपको मेन्योर का एग्जाम्पल दिया. ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था एनडीए में, वो था मैंने ये काऊ का मेन्योर. ठीक है, गाय का जो होता है ना, उसका जो मतलब उसका जो डंग रहता है, काऊ डंग. ठीक है, काऊ डंग, बफेलो डंग, ये सब को जब हम लोग मेन्योर की तरह बनाते हैं, ठीक है, व्हेन वी मेक मेन्योर आउट ऑफ इट, इट इज आल्सो हॉट.
Why? Because it is also having some kind of microbes in it. उसके अंदर भी जो माइक्रोब्स है वो भी उसके अंदर से एनर्जी रिलीज करवा रहे हैं. ठीक है. सो कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन माइक्रोब्स की वजह से हो रहा होगा तो हीट हमेशा रिलीज होगी. कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हम लोग उसको हीट करने की वजह से वो टूट रहा होगा तो एंडोथर्मिक होगा. समझ आ रही बात? ओके, ग्रेट. सो चेंज इन टेम्परेचर होता है जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है. और हम लोग बात करें कि केमिकल रिएक्शंस को पहचानेंगे कैसे. सो एक हो गया रिवर्सिबल नेचर होता है, एक हो गया कि न्यू प्रोडक्ट बनता है, एक हो गया कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होते हैं, टेम्परेचर में चेंज होता है. और चेंज इन स्टेट. केमिकल रिएक्शंस आर फास्ट. फास्ट या स्लो तो नहीं बोल सकते. चेंज इन स्टेट तो फिजिकल में भी होता है ना. चेंज इन स्टेट जो है, चेंज इन स्टेट तो फिजिकल में भी होता है. ऐसे कुछ जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ केमिकल में हो. इतना ही है, और दिमाग मत लगाओ. एक रिवर्सिबल होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, टेम्परेचर चेंज होता है. ठीक है ना. अब ये जो न्यू प्रोडक्ट है ना, इसी को थोड़ा सा आप जो है मतलब ट्विस्ट करके ये बोल सकते हो कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स ये रिएक्टेंट साइड में होते हैं, वो रिएक्टेंट साइड की जो नेचर है वो चेंज हो जाती है. वो हमें जो है अपने प्रोडक्ट में नहीं दिखता. द कॉन्स्टिट्यूएंट डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. इट इज एज गुड एज सेइंग कि अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म. ठीक है ना. जब हम लोग टेंथ में थे तो इसको दो अलग अलग पॉइंट में लिखा करते थे. न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूएंट डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. तो वो तो ठीक है, स्कूल में मार्क्स के लिए चाहिए था. फिलहाल के लिए समझो दोनों चीजें सेम ही है. ठीक है ना. तो एक होता है इरिवर्सिबल होता है, उसके बाद न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और एंडो एंड एक्सो होता है. ओके. सो अगर मैं कैंडल जलाता हूँ, इफ आई एम बर्निंग अ कैंडल, इज इट अ फिजिकल रिएक्शन और अ केमिकल रिएक्शन? If I am burning a candle, it a physical or chemical? Both. Okay. Which part is what? कौन सा पार्ट क्या है? बर्निंग इज केमिकल, मेल्टिंग इन फिजिकल. मैंने क्या बोला? जलाना बोला ना. मैंने मेल्ट बोला. When I am burning when I am burning a candle, we must understand that this is made up of wax, and wax is nothing but hydrocarbon. Wax is nothing but हाइड्रोकार्बन. बर्निंग ऑफ थ्रेड इज केमिकल एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल. सो देखो, वो थ्रेड क्या है? थ्रेड में कुछ नहीं रखा है. वो जो थ्रेड है उसके ऊपर वैक्स ही लगा हुआ है. वैक्स जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है. ठीक है ना. तो ये जो थ्रेड के ऊपर लगा हुआ वैक्स है वो जब जलता है तो बेसिकली इट इज हाइड्रोकार्बन ना. तो इसका मतलब CXHY. ठीक है. समथिंग माइट बी देयर. तो उसके अंदर कुछ कार्बन होगा, कुछ हाइड्रोजन होगा. CXHY वॉट एवर. whenever it is burning with the help of oxygen, it is going to give us what? क्या देगा? ये कंबशन रिएक्शन ही है. तो ये देगा हमें CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट. ठीक है ना. दिस H2O is in gaseous form. As this H2O is in gaseous form, that is why you see a flame with it. ये फ्लेम नहीं दिखता. अगर ये प्योर कार्बन होता तो इट इज नॉट अ प्योर कार्बन, इट इज अ हाइड्रोकार्बन. एज इट इज अ हाइड्रोकार्बन, it is having hydrogen with it. So when this hydrogen burns with the presence of oxygen, it gives out H2O के वेपर्स. ये जो वेपर्स ऊपर उड़ रहे हैं इसके ऊपर फ्लेम आता है. ठीक है ना. इसका मतलब ये कि एक केमिकल रिएक्शन है. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे जो CO2 बन गया, ये जो वेपर है ये फिर से रिवर्स नहीं हो सकती. इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, राइट. बट हाउएवर, जो पार्ट ऑफ वैक्स डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आया, वो सिर्फ हीट अप हुआ. इट इज बिकॉज ऑफ दिस लाइट.
ये जो ऊपर जो फ्लेम है, ये जो आग लगी हुई है, इसके वजह से जो नीचे का जो वैक्स है ये सिर्फ हीटअप होता है। हीटअप होता है तो पिघल जाता है, पिघलने के बाद वो नीचे इस तरीके से जो है मेल्ट होता है। ठीक है, सो दिस इज नॉट केमिकल रिएक्शन बिकॉज दिस विल अगेन सॉलिडिफाई। एक बार हीट चला गया ये फिर से सॉलिडिफाई होगा। सो बर्निंग ऑफ कैंडल पूछा था मैंने, तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ये केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल चेंज। क्लियर है? ओके, ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि अब तक जो हमने पढ़ा इसमें आते हैं। अब हम टाइप्स पे आगे जाते हैं। सो टोटल 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन, सबसे इजी भी है। So what is combination? This is very simple, where you have two or more than two reactants and it leads to formation of a single product. A plus B gives us C. जैसे कि हमारे पास सोडियम है और हमारे पास क्लोरीन है, तो इट गिव्स अस सोडियम क्लोराइड NaCl. ठीक है, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? इज इट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एक्सो है. सो हाउ मच हीट इज रिलीज्ड विद दिस NaCl? इसके साथ कितना हीट निकल रहा है? इसके साथ 144 किलो जूल्स एनर्जी निकल रही है. ठीक है, जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है, 144 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज होती है. सिमिलरली जैसे अब देखो डीकम्पोजिशन से आते हैं इस पे, CaCO3, इसको हमने जो है हीट किया तो इससे बन गया CaO प्लस CO2. ये जो CaO है इस कॉल्ड एज क्विकलाइम. क्या कहते हैं इसको? क्विकलाइम कहते हैं. ये जो क्विकलाइम है, इस क्विकलाइम को अगर मैं पानी के साथ रिएक्ट करवाऊं, CaO व्हेन रिएक्ट्स विद H2O, दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? CaO when reacts with H2O, this is going to form what? CaOH whole twice. Very good. And this is called as slake lime. इसके साथ साथ निकलती है हीट. ठीक है ना? सो यही होता है जब हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं. तो ये जो क्विक लाइम है ये चुना है. ठीक है ना, जो पैकेट में आता है ना चुना, जो कि तंबाकू खाने वाले लोग ऐसे हाथ में डाल के करके मुंह में डालते हैं. ठीक है, सो वो चुना, व्हाइट कलर का पाउडर, जब वो पानी के अंदर जाता है, ठीक है, व्हेन इट गोज इनटू वाटर, इट फॉर्म्स CaOH whole twice which is slake lime. तो ये स्लेक लाइम आपके व्हाइट वॉश्ड वॉल पे रहता है. ठीक है, जो व्हाइट वॉशिंग के टाइम पे वॉल पे लगाते हैं, ये स्लेक लाइम है. इसीलिए जब भी पेंटिंग होती है, ठीक है, जब भी व्हाइट वॉशिंग हो रही होती है, अगर आप उस कमरे में जाओगे, जस्ट पेंट लगा है, कमरा बंद था, आप दरवाजा खोल के कमरे के अंदर गए, यू विल फील अ लॉट ऑफ हीट इनसाइड दैट. ठीक है ना, कमरे में बहुत ज्यादा हीट लगेगा. इनफैक्ट वहां तक वेट क्यों करें, जब ये चूने को पानी में घोलते हैं, ठीक है, चूने का पाउडर लिया और उसको पानी में घोला और उसको इस तरीके से मिलाते हैं पेंट ब्रश से. अगर आपको देखना ही है कि कितना हीट निकल रहा है, एक बार अपना हाथ अंदर डुबा कर देख लेना. ठीक है ना, हम सभी लोग देख लेंगे, कोई एक ट्राई करना, विल ऑल गेट टू नो कि हाउ मच हीट इज देयर इनसाइड. हु इज गोइंग टू वॉलंटियर? एनीवन? कोई नहीं आ रहा है आगे? कल का कमांडर जो बोलता है वही होता है. अच्छा, CaO plus H2O gives us CaOH whole twice plus heat. So this is another example of combination reaction. टीचर डेमो दिखाएगा. अच्छा, ओके.
तो डेमो के लिए टीचर एक बच्चे को बुलाएगा, ये बेटा इधर आ, देखो बाल्टी भर पानी ये लिया हमने, चुना। अब ऋषिकेश हाथ डुबा के दिखा जरा बेटा। चलो, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में क्या लिखेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन। सो डीकम्पोजिशन एग्जैक्टली उल्टा होता है। यहाँ पे वी आर हैविंग अ सिंगल रिएक्टेंट and when we heat this it breaks down into two or more than two products. A breaks down into B plus C, generally endothermic. Generally endothermic in nature, right? So we are having an example of calcium carbonate. When heated it forms CaO plus CO2, ये हो गया एक। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने डेफिनेशन में देखा था ना, इट कैन हैव टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। सो लेट अस सी, if we are having ferrous sulfate FeSO4 and we heat this, then we get Fe2O3 plus SO2 plus SO3. This is also decomposition reaction. ठीक है ना, यहाँ पे चेंज इन कलर भी होता है। ये जो FeSO4 है, this is greenish. When heated, it forms Fe2O3, which is brownish. ठीक है, चेंज इन कलर ऑल्सो अकर्स ओवर हियर। यहाँ पे जो SO2 निकलता है, इसका रॉटन एक्स स्मेल होता है। कहीं पे भी SO2 निकलेगा तो समझ में आ जाएगा, सड़े हुए अंडे की बदबू आती है, उससे समझ में आ जाता है। ठीक है, सो ये दोनों जो टाइप्स है, ये दोनों टाइप कैसे करने पड़ेंगे? नीचे से हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, चूल्हे पे इसको हीट करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो टाइप है, दे आर कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द हीट ओवर हियर, दे आर कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, so इसमें CaCO3 breaks down into CaO plus CO2, FeSO4 breaks down into Fe2O3 plus SO2 plus SO3। ठीक है, एक होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक मतलब रिलेटेड टू लाइट, लाइट पड़ने के कारण जो है हीट अप होकर डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है ना, सो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन इज बिकॉज ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ लाइट अ सब्सटेंस इज गेटिंग हीटेड अप एंड ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, तो इसमें जो है AgCl AgBr, इसके रिएक्शंस जो है बार बार पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल से। ये दिस विल गेट ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड इट विल स्प्लिट इनटू Ag plus Cl2 Ag plus Br2। कहाँ यूज होता है ये? वेयर इज इट यूज्ड? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, कहाँ पे? टिपिकली इट इज यूज्ड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आप लोग तो हाथ में एंड्रॉयड लेकर पैदा हुए हो, लेकिन जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे ऐसे कैमरास आते थे जिसके अंदर रोल होते थे। ठीक है ना, फिल्म रोल होता था, उसके नेगेटिव्स भी निकलते थे। ठीक है ना, तो वो नेगेटिव्स को जो है डेवलप करवाना पड़ता था, डेवलप करने के बाद वो जो है फिर एक्चुअल फोटो बनकर आता था। वो जो अगर कभी आपने नेगेटिव देखी होगी, वो नेगेटिव के ऊपर AgCl AgBr होता है। अब उसमें भी क्वालिटी आती थी। ठीक है ना, कुछ होते थे सस्ते वाले, कुछ होते थे महंगे वाले, जैसे कोडक वगैरह के जो है महंगे वाले होते थे, और कुछ जो है लोकल कंपनी के, लोकल ब्रांड के सस्ते वाले होते थे। तो जो महंगे कंपनीज थे, दे यूज टू यूज AgBr।
सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। और जो थोड़े से लोकल टाइप के हैं, जो थोड़े सस्ते थे, AgCl। होता दोनों से है, लेकिन अगर आपको MCQ में दोनों ऑप्शन रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, एंड देयर इज नो ऑप्शन ऑफ बोथ A and B, लेट्स से देयर इज नो ऑप्शन ऑफ बोथ A and B, वी विल गो विथ AgBr। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। AgBr जो है, इसको टिक मारना। AgCl से AgBr का क्वालिटी बेटर होता है। क्लियर है? ओके। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एक और गिव रीजन क्वेश्चन होता है कि हम लोग कई बार देखते हैं कि मेडिसिन जो है थोड़े से डार्क कलर के बॉटल्स में होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल्स, ठीक है, जैसे कप सिरप हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और उसके ऊपर पीछे लिखा रहता है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल्सो फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट, है ना, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। तो डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट से अवॉइड करने के लिए लिखा जाता है। सो ये किस लिए होता है? बिकॉज देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सोडियम लिया, ये पॉइजनस है, ठीक है ना, जैसा पॉइजनस मेटल, इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर मैंने क्लोरीन लिया, ये बाथरूम क्लीन करने के लिए यूज होता है ना, क्लोरीन स्विमिंग पूल वगैरह में डालते हैं, तो एज अ डिसइंफेक्टेंट, तो ये भी पॉइजनस है। तो Na इज पॉइजनस, Cl इज पॉइजनस, NaCl, this is non-poisonous. So as we saw the property, a new substance is found which is not having the property of its constituents. ये poisonous था, ये poisonous था, ये non poisonous निकला। So ये तो chemical reaction की property है, ठीक है ना। लेकिन let's say कि अब मैंने NaCl लिया और इसका मैंने decomposition कर दिया, तो Na और Cl निकलेगा इससे। अब ये दोनों को कंज्यूम कर पाएंगे क्या हम? NaCl तो कंज्यूम कर सकते थे, ये हार्मलेस था, बट इसको जब मैंने तोड़ दिया तो ये दोनों पॉइजनस बन गए। कैन वी कंज्यूम दिस? नो। सिमिलरली, व्हेन दिस मेडिसिन्स आर मेड, ये मेडिसिन्स भी जो है, ये भी तो केमिकल्स ही है। सो ये बहुत सारी चीजें मिलाकर बनती है। तो अगर इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो वो इस तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे ना उसके प्रोडक्ट्स। जब वो स्प्लिट हो जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो फिर भी सेफ रहेगा। कई बार क्या है कि वो कंज्यूम करने से आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे दुनिया के, ठीक है ना। अगर इफ यू टेक दैट मेडिसिन विच हैज बीन ऑलरेडी डिकम्पोज्ड, ठीक है, ड्यू टू लाइट और एनीथिंग एल्स, देन मे बी ऑल योर टेंशंस एंड वरीज ऑफ लाइफ, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, right? So why are they stored in cool and dry place, and why are they made to keep in this brown color bottles or dark color bottles in order to avoid photolytic decomposition? Clear है यहाँ तक? Okay. Next is electrolytic decomposition. So electrolytic decomposition क्या होता है? So electrolytic decomposition is basically when we pass electricity to break down something like water. H2O है, नॉर्मली नहीं टूटेगा, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे H2 प्लस O2 में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलाइसिस। अभी हाइड्रोलाइसिस का फिनोमेना पता है आप लोगों को? डायग्राम नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि एक बीकर बनेगा सर, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, वो मालूम है मेरे को, वो 7th के बच्चे को ही मालूम है एग्जैक्टली क्या होता है। सो वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रोड्स हियर इन फ्रंट ऑफ अस। ये किसके बनते हैं? जनरली कार्बन के बनते हैं। कार्बन में कौन से कार्बन से? ग्रेफाइट से। जनरली ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई मेटल का बनाना चाहो तो मेटल का भी बन सकता है। इसमें हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी, ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये इसका नेगेटिव साइड है। जो पॉजिटिव साइड पे ऊपर कनेक्ट होगा, इस साइड को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड में? व्हाट डू वी कॉल दिस? एनोड बोलते हैं। तुम पता है कहाँ से कंफ्यूज हुए हो?
तुम यहाँ से कंफ्यूज हुए हो कि negatively charged are called as anions and positively charged are called as cations. यहाँ से कंफ्यूज हुए हो तुम, ठीक है। ये उल्टा है, इधर इसको एनोड बोलते हैं, इधर इसको कैथोड बोलते हैं। अभी तुम सवाल गलत कर देते, पता है। अगर तुम्हें इसका कंसेप्ट भी आता होगा ना, तो भी इसका सवाल गलत हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या आएगा मैं बताता हूँ। तो पहले प्रोसेस समझ लो, उसके बाद सवाल करते हैं इससे। सो यहाँ पे हमने जो है पानी भरा है इसमें, ठीक है, वी हैव टेकन वाटर, ठीक है। सो अब हमने इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या होगा कि दिस H2O is going to get split up into H plus and O2 minus, ठीक है ना। ये O2 minus O2 minus, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, O2 माइनस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन O2 माइनस में ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कौन है, कैथोड है। तो कैथोड के पास पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पहुंचेगा H प्लस, और नेगेटिवली चार्ज कौन था, ऑक्सीजन। तो नेगेटिवली चार्ज वो कहाँ जाएगा, एनोड में जाएगा, जहाँ पे 2 माइनस जाएगा, राइट। तो क्या मेरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया, नहीं, ये तो आयन है। ये तो हाइड्रोजन का आयन है, वो ऑक्सीजन का आयन है। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, और मुझे यहाँ पे चाहिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। आई डू नॉट वांट आयंस। तो हाउ विल दे फॉर्म दिस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस आयंस, देखते हैं। हाइड्रोजन H प्लस आयन है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन से क्या अलग है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन का आयन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या अलग है इसमें, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रे, प्रोटॉन कहाँ निकलता है। इसका मतलब अगर मैं इस हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो ये हाइड्रोजन बन जाएगा, बिकॉज H प्लस का मतलब वो निकल चुका है ना। तो अगर उसके अंदर मैं इस लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को डाल दूंगा तो हाइड्रोजन बन जाएगा, राइट, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, ये जो H2O है, इसको तोड़ के मिलेगा अपने को H2 और O2। क्या ये बैलेंस्ड है, इज इट बैलेंस्ड। नो। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2, ठीक है ना, यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2, इससे हो जाएंगे हाइड्रोजन 4, ठीक है, और ये ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ठीक है। नाउ दिस इज बैलेंस्ड, दैट मीन्स यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2O2 माइनस होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब टूट कर बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिलने चाहिए हमें, ठीक है। सो यहाँ पे वी विल बी हैविंग 2O2 माइनस, ठीक है। तो ये जो 2O2 माइनस है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 माइनस का मतलब क्या, इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा इन इट। ये ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है ना। ओके, सो इफ दिस ऑक्सीजन इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, तो 2 ऑक्सीजन मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, एक के पास 2 एक्स्ट्रा था, तो 2 मिला के कितने एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है। ये जो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिवली चार्ज है, और ऊपर जो एनोड का चार्ज है ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव को ऊपर अपने पास खींच लेगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच जाएंगे इस पॉजिटिव के पास, एनोड के पास। समझ में आई बात। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका क्या होगा, नॉर्मली व्हेन वी सी अ सर्किट इन इलेक्ट्रिसिटी, so we say that the current is flowing from positive side to negative side, right, there's a flow of current that we show, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो है पोटेंशियल हाई है, यहाँ पे पोटेंशियल लो है, तो हायर से लोअर जा रहा है। बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स तो ऑपोजिट फ्लो करती है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो दे फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। ओके, सो अब देखो, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो हम लोग करंट का फ्लो दिखा रहे हैं, ऐसा जा रहा है, वी आर शोइंग द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, बट इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे जा रहा होगा,
है ना। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बाकी के इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो करके यहाँ पे हाइड्रोजन के पास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, ये आ गए कैथोड के पास, हाइड्रोजन के पास। अब हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेता है। 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लगेंगे अपने को, एक हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए। सो हाउ मेनी हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे ना। सो यहाँ पे H4 है, जो कि अपने बैलेंसिंग नंबर के साथ मैच कर रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे हमने देखा था कि 2 ऑक्सीजन था उस तरफ, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 है। सो वी आर हैविंग 4 हाइड्रोजन, नो इश्यूज। सो 4 हाइड्रोजन मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन को ले लिए, तो ये जो है ये 2s2 बन जाएगा। समझाई बात, ओके। ऑन द अदर हैंड, जब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, तो दोनों ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए थे। तो जब इसके दोनों ऑक्सीजन इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए, ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो दोनों ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। तो ये जो ऑक्सीजन है ये भी तो O2 बन गया ना, ये भी तो नॉर्मल हो गया। समझ में आ रही बात, यस। तो इसका मतलब अब एनोड से ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा, कैथोड से हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि हाइड्रोजन कौन से साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड्स में से निकलेगा। सो कैथोड से निकलेगा हाइड्रोजन, एनोड से निकलेगा ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इसको एक सिंपली भी याद रख सकते हो, इतना प्रोसेस अगर नहीं भी याद रखना है, आप सिंपली याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन आयंस कैसे होते हैं। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, सो दे विल बी अट्रैक्टेड टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। सो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कौन होता है, कैथोड। तो ये कैथोड से निकलेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन है, एनोड। तो ये एनोड से लिबरेट होगा। समझ में आ रही बात। तो इसमें सिंपल से क्वेश्चन से यही आता है, कैटायन कैथोड, हाँ बोल सकते हो, एनायन एनोड, यस दिस इज आल्सो अ वे टू रिमेम्बर, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ओके। सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो वी हैव थ्री सीन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, थर्मल, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। सो इससे हमारे 2 टाइप के रिएक्शन हुए, एक कॉम्बिनेशन हो गया, एक डिकम्पोजिशन हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली दे आर एंडोथर्मिक इन रिएक्शन नेचर, ठीक है ना। बट इसमें भी एक्सोथर्मिक आता है जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी चीज को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हैं उसके अंदर जो ट्रैप्ड एनर्जी है वो बाहर निकल रही है, हेंस इट इज एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। सो दिस आई वांट यू टू रिमेंबर सो फार, आई होप नो डाउट सो फार, ओके। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, which is more reactive metal will always pull out the anion from the less reactive metal, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव मेटल के एनायन को अपने तरफ खींच लेगा। जैसे कि यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे लेट से मैग्नीशियम क्लोराइड है। सो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, हेंस इट इज गोइंग टू पुल दिस क्लोरीन टुवर्ड्स दिस एट। तो ये बन जाएगा NaCl और मैग्नीशियम हो जाएगा अनाथ, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वहां पे अकेला पड़ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ना हाउ टू नो दैट कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ये कैसे पता चलेगा, एक रिएक्टिविटी टेबल से। तो रिएक्टिविटी टेबल जो है,
ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, उसके बाद SnO13, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्टिविटी टेबल। ठीक है ना, तो कैसे याद रखेंगे इसको? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्यों? ठीक है, ये हो गया केदार, ये हो गया नाथ। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गोट। अच्छा, ठीक है, सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। तो यहाँ पे पी मतलब पोटेशियम, ऐसा क्या? स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब Ca, मी, ज़ेब्रा। ओके, ठीक है। तो आई वाज तो सेइंग लाइक दिस, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्यों? और फिर लास्ट के ये याद करने पड़ेंगे, HGAGAUPT। ठीक है, श्रेया की वजह से मैं डर गया कि भाई मैंने कब ज़ेब्रा बुलाया इसको। आई थॉट पता नहीं कोई इंटरव्यूअर तो नहीं घुस गया जो उसको पर्सनली मैसेज कर रहा हो। ओके, सो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्यों? HGAGAUPT, दिस यू नीड टू रिमेम्बर। यस, ठीक है। सो वॉट एवर वे यू वॉन्ट, यू मस्ट बी नोइंग दिस ऑल्सो, है ना। आपने बचपन से तो पढ़ाई होगा, 9th-10th पास किया ही है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको आती है, राइट? सो अज्यूमिंग दैट वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ, राइट? कुछ क्वेश्चंस कर ले। ओके, तो बताइए। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस लेड विल गिव अस व्हाट? नो रिएक्शन, क्यों? क्यों होगा नो रिएक्शन? पीबी कम रिएक्टिव है तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। कुछ लोग ऐसे लिख ही रहे होंगे ना, PbO और O पे ओ शिट, गलती तो नहीं हो गया? सब तो नो रिएक्शन बोल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ तक आ चुके होंगे। सो दिस हैपेंस, ठीक है। तो हर चीज में रिएक्शन मत कर देना। यहाँ पे जो है पीबी कम रिएक्टिव है, इधर पड़ रहा है ये, और Mg जो है ये काफी ऊपर है। सो ज्यादा रिएक्टिव वाला जो है वही केवल कम रिएक्टिव वाले से कुछ छीन सकता है। कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव से कुछ नहीं छीन सकता, हेंस यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर। ओके, दिस ये Fe2 कहाँ से आया? CaO प्लस Fe। Fe2 क्यों होगा? आयरन है ना, सो दिस विल रिएक्ट विथ कैल्शियम। दोनों का जो है वैलेंसी 2 2 होता है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है।
तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा CaO, और जो Fe है वो अलग हो जाएगा उधर। Why this is Fe2O3? This is because ये फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड में Fe की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसीलिए उसके ऊपर 2 आया था। अब जब वो अकेला पड़ रहा है तब वो 2 थोड़ी आएगा उसके ऊपर। यस, ओके। Na2SO4 प्लस Na2 होगा, मयूरी कल ही समझाया था। ये Na के साथ बहुत गलती होती है लोगों की। Na की वैलेंसी 1 है, SO4 की वैलेंसी 2 है, ये क्रॉस होगा Na2SO4। ठीक है ना। अगर नहीं भी पता था ना, यहाँ से भी निकाल सकते थे। लेट से कि आपको SO4 की वैलेंसी नहीं पता, तो SO4 का जो 2 है वो Al के ऊपर गया है, और Al का जो 3 है वो SO4 के ऊपर आया है क्रॉस वैलेंसी के हिसाब से। यहाँ से भी पता चल जाना चाहिए था कि SO4 की वैलेंसी 2 है। इससे हो जाएगा Na2SO4 प्लस Al। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए फोर्थ। डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसमें नो रिएक्शन का सीन नहीं आएगा। इसमें क्या है कि हमारे पास दो मेटल्स है और दोनों के पास ही अपने अपने खुद के एनायंस है, वो सिर्फ एक्सचेंज हो जाएंगे। लेट्स से कि इफ आई राइट NaCl प्लस CaCO3, सो NaCl और CaCO3 दोनों के पास अपने अपने एनायंस है। तो ये जो सोडियम है ये छीन लेगा कार्बोनेट को अपने पास, और कैल्शियम को मिल जाएगा Cl। सो दिस विल फॉर्म Na2CO3, एंड कैल्शियम के पास क्लोरीन चले जाएगा, दिस विल फॉर्म CaCl2। क्लियर? सो दिस इज क्वाइट इजी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ज्यादा दिमाग नहीं लगता, उसमें इंटरचेंज करना है बस। सो यू शुड नो द वैलेंसीज। सो इफ यू नो द वैलेंसीज यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द राइट ऑप्शन। अब अच्छी बात यह है कि नीचे ऑप्शंस होते हैं, ये खुद से कंप्लीट नहीं करना है। 10th में हम लोग ये खुद से लिखा करते थे, सामने डैश डैश होता था। अब क्या है कि अपने पास नीचे ऑप्शंस होंगे, अपने को सिर्फ सही टाइप का वैलेंसी ढूंढते हुए राइट ऑप्शन पे टिक मारना है। कम से कम दो आपको कंफ्यूजिंग वाले आएंगे। यू माइट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू डोंट नो द वैलेंसी वेल। ठीक है ना? क्लियर है? ओके, ये बताइए। बताओ इसका क्या होगा। Zn2NO3। बच्चों आप लोगों को ना वैलेंसीज याद नहीं हुए अब तक। आई डोंट नो आप लोग 12th में क्या कर रहे हो।
वैलेंसीज याद करो बैठ के। NO3 की वैलेंसी 1 होती है, Zn की 2 होती है। Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस Ag2SO4। SO4 की 2 होती है ना वैलेंसी, और सिल्वर की 1 होती है। आप लोगों को क्रॉस वैलेंसीज तब तक नहीं जमेंगे जब तक आप लोगों को नॉर्मल वाले वैलेंसीज याद ना हो जाए। यू नीड टू रिमेम्बर द वैलेंसीज, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है ना? सो यू हैव टाइम टिल नेक्स्ट थर्सडे। अभी क्योंकि कल के बाद 3 दिन तो अपना जीके चलेगा, सो अगले थर्सडे तक का आपके पास टाइम है। इनको अच्छे से कर लीजिए। चौथे रिएक्शन तक पहुंचे हम लोग, 2 टाइप्स और बाकी है। एक होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक होगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना? सो प्लीज लर्न द वैलेंसीज। वैलेंसीज याद नहीं होंगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? ये सिर्फ आपके एनडीए के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपको 11th-12th में भी, मतलब 12th में भी काम आएगा। बाकी लोगों का तो आंसर ही नहीं आया। भाग गए क्या सब? So we are stopping here.